नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी एग्जाम विद अभिषेक में। उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई एक गाइड बुक है और ये तथ्यों और आंकड़ों से पूरी तरह भरी हुई है। हाँ, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल, हम इनके पीछे की कहानी को समझना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक विशाल जिंदा शरीर की तरह देखेंगे और इसकी परत दर परत खोलेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक देश जैसा है। यहाँ के आंकड़े, यहाँ की राजनीति, ये पूरे भारत की दिशा तय करती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं प्रदेश के नाम से ही। ये जानकर हैरानी होती है कि जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसका नाम पिछले 200 सालों में कई बार बदला है। बिल्कुल, कहानी 1836 से शुरू होती है। तब अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का नाम दिया था। अच्छा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। हाँ, ये नाम पूरी तरह से उनके नजरिए से था। अगर आप बंगाल से देखें तो ये इलाका उत्तर पश्चिम में ही पड़ता था। इसमें कोई स्थानीय पहचान नहीं थी, ये बस एक प्रशासनिक नाम था। और फिर 1877 में इसमें अवध का इलाका भी जुड़ गया। हाँ, और नाम को और लंबा कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ये नाम तो और भी बोझिल लगता है। ये नाम बदलाव उस दौर की प्रशासनिक सच्चाई को दिखाते हैं। जैसे जैसे अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ता गया, वो इलाकों को मिलाते गए और नाम बदलते गए। फिर 1902 में एक और बदलाव हुआ। जी, 1902 में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। यहाँ पहली बार संयुक्त प्रांत शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर 1937 में जाकर नाम को थोड़ा छोटा किया गया, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो काफी लोकप्रिय भी हुआ। सही, लेकिन असली पहचान तो आजादी के बाद मिली है ना। हाँ बिल्कुल। आजादी के बाद ये सवाल उठा कि इस नए भारत में इस प्रदेश का नाम क्या हो, और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना स्थायी नाम उत्तर प्रदेश मिला। और इसीलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जी, ये तारीख सिर्फ एक नाम का दिन नहीं, बल्कि एक नई पहचान की शुरुआत का दिन है। नाम की तरह ही राजधानी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। आगरा से प्रयागराज और फिर लखनऊ। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे गहरी राजनीतिक और रणनीतिक वजहें थीं। 1836 तक मुगल काल से ही आगरा एक बड़ा केंद्र था, इसलिए वो राजधानी थी। लेकिन फिर 1857 के गदर ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, अंग्रेजों को समझ आ गया कि आगरा रणनीतिक रूप से उतना सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो 1857 की क्रांति का सीधा असर राजधानी पर पड़ा। सीधा असर 1858 में राजधानी को प्रयागराज, मतलब तब का इलाहाबाद, शिफ्ट कर दिया गया। इसकी कोई खास वजह? 2 बड़ी वजहें थीं। एक तो प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर था, जिससे जलमार्ग पर कंट्रोल आसान था, और दूसरा वहां एक मजबूत सैन्य छावनी थी। ये एक तरह से ब्रिटिश ताकत का नया केंद्र था। और फिर लखनऊ का दौर कैसे शुरू हुआ? लखनऊ का राजधानी बनना एक, कह सकते हैं, क्रमिक प्रक्रिया थी। अवध का क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रभावशाली था, तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। नहीं, इसलिए 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक काम प्रयागराज से भी चलता रहा। और फिर पूरी तरह से आखिरकार 1935 में लखनऊ को पूरी तरह से प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया। ये एक तरह से अवध की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना भी था। इन राजधानियों का चुनाव ये भी दिखाता है कि प्रदेश की ताकत का केंद्र कैसे नदियों के किनारे ही रहा। आगरा यमुना के पास, प्रयागराज संगम पर और लखनऊ गोमती के किनारे। सही कहा, और ये बात हमें सीधे प्रदेश की भूगोल से जोड़ती है। अब उत्तर प्रदेश को उसकी नदियों के बिना समझ ही नहीं सकते। तो अब हम इसके भूगोल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, इसका एरिया लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसको मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रिटेन जैसे देश से भी बड़ा है। बिल्कुल, और इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये पूरी तरह से गंगा के मैदानी इलाके में बसा है। और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। इतनी उपजाऊ कि हजारों सालों से ये सभ्यता का केंद्र रही है, और इसी वजह से यहाँ आबादी हमेशा से बहुत घनी रही है। गाइड बुक में इसके आकार को लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप नक्शे को देखें तो ये राज्य उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा,
ये गंगा और यमुना के बहाव के साथ साथ है। बिल्कुल। इसी पूरब पश्चिम गलियारे पर प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहर, व्यापारिक केंद्र और ऐतिहासिक राजधानियां बसी हैं। और इसकी सीमाएं भी इसे बेहद खास बनाती हैं। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छूता है। हाँ, मतलब ये भारत के दिल में है और हर तरफ से जुड़ा हुआ है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूरब में झारखंड और बिहार। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल के साथ। इतनी विविध सीमाओं का मतलब है कि यहाँ भाषा, संस्कृति और व्यापार का लगातार आदान प्रदान होता रहता होगा। जी, और प्रशासनिक तौर पर इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। इतनी विशाल आबादी और इतने सारे पड़ोसी राज्य, इसका सीधा असर इसकी राजनीति पर पड़ता होगा। इसमें तो कोई शक नहीं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये गणित है। लोकसभा में 80 सीटें हैं, किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा। हाँ, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर लिया, वो केंद्र में सरकार बनाने की दौड़ में काफी आगे हो जाती है। और राज्यसभा में भी 31 सीटें हैं। राज्य के स्तर पर भी यहाँ की विधानसभा बहुत बड़ी है, 403 सीटें। साथ ही विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये राजनीतिक ताकत का पैमाना है। बिल्कुल। अब इसी पहचान से जुड़े कुछ प्रतीकों की बात करते हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सीधे सवाल आते हैं। राजकीय चिन्ह। हाँ, मैंने इसका चिन्ह देखा है। एक गोल घेरे में 2 मछलियां हैं और एक तीरधनुष। इन मछलियों और तीरधनुष का क्या मतलब है? ये चिन्ह प्रदेश की विरासत को दर्शाते हैं। 2 मछलियां अवध के नवाबों का प्रतीक मानी जाती हैं, जो इस क्षेत्र की शान का प्रतीक है। और तीरधनुष? और तीरधनुष भगवान राम का प्रतीक है, जो अयोध्या और इस भूमि के पौराणिक महत्व को दिखाता है। ये गंगा यमुना के संगम को भी दर्शाता है। मतलब एक ही चिन्ह में इतिहास, संस्कृति और धर्म का संगम है। बिल्कुल। यह तो बहुत दिलचस्प है। और दूसरे चिन्ह जैसे राजकीय पशु बारहसिंघा, ये राजकीय पक्षी सारस? हाँ, ये प्रदेश की प्राकृतिक विविधता को दिखाते हैं। बारहसिंघा जो दलदली हिरण है, वो तराई के जंगलों की खास पहचान है। और सारस? सारस यानी सारस क्रेन गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले सबसे शानदार पक्षियों में से एक है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश। पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं ना? है ना? जी, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल नारंगी रंग का दिखता है। और राजकीय खेल हॉकी है, क्योंकि इस प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद जैसे कई महान खिलाड़ी दिए हैं। चलिए, अब उन नदियों पर लौटते हैं जो इस पहचान का आधार हैं। गंगा और यमुना तो हैं ही, और कौन सी नदियां यहाँ की जीवन रेखाएं हैं? गंगा यमुना के अलावा गोमती, सरयू, राप्ती, रामगंगा, हिंडन और साई जैसी कई नदियां हैं। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, इन्होंने शहरों को जन्म दिया है। जैसे? गंगा के किनारे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी हैं। और यमुना के किनारे आगरा और मथुरा बसे हैं। लखनऊ तो गोमती के किनारे ही बसा है। अयोध्या का नाम आते ही सरयू नदी याद आती है। और गोरखपुर का नाम राप्ती से जुड़ा है। आजकल गाजियाबाद की हिंडन नदी भी काफी चर्चा में रहती है। मतलब ये नदियां और शहर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इन्होंने ही तय किया कि कौन सा शहर औद्योगिक केंद्र बनेगा, कौन सा धार्मिक और कौन सा प्रशासनिक। तो अब हम उस पहलू पर आते हैं जो इन सब का नतीजा है, यहाँ की आबादी। 2011 की जनगणना के आंकड़े देखते हैं। हाँ, 2011 में यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। मतलब दुनिया के सिर्फ 5 देश ही उत्तर प्रदेश से ज्यादा आबादी वाले थे। ये सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, और ये आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। और जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा है। और साक्षरता दर 67.7% थी, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत से भी कम थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में अंतर। हाँ, पुरुषों की 77.3% और महिलाओं की सिर्फ 57.2%। ये 20% का फासला तो बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा प्रदेश की सामाजिक चुनौतियों की ओर सीधा इशारा करता है। इसका मतलब है कि 2011 में प्रदेश की लगभग आधी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थीं। और लिंगानुपात का आंकड़ा 912 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं।
ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन जब हम जिलेवार आंकड़े देखते हैं तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। यहाँ तो प्रदेश के भीतर ही कई अलग-अलग दुनिया बसती हैं। सही कहा। जनसंख्या को ही लें, एक तरफ प्रयागराज सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, तो दूसरे तरफ महोबा सबसे कम आबादी वाला। ये दिखाता है कि आबादी का वितरण कितना असमान है। साक्षरता में भी यही हाल है। एक और एनसीआर का हिस्सा गौतम बुद्ध नगर है, जहां साक्षरता सबसे ज्यादा है, और दूसरी ओर नेपाल सीमा से लगा श्रावस्ती है, जहां साक्षरता सबसे कम है। ये तो आर्थिक विकास का सीधा प्रतिबिंब लगता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा विरोधाभास तो लिंगानुपात में दिखता है। हाँ, जौनपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में लिंग अनुपात 1024 है, जो बहुत ही सकारात्मक है। मतलब वहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से विकसित कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में ये आंकड़ा सिर्फ 851 है, जो प्रदेश में सबसे कम है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों? स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन ये एक सामाजिक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ कुछ इलाकों में लड़कियों के खिलाफ भेदभाव बढ़ता है। अच्छा, जबकि जौनपुर जैसे क्षेत्रों से पुरुषों का रोजगार के लिए बाहर जाना भी एक वजह हो सकती है, जिससे वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा दर्ज होती है। लेकिन ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा और इमारतें नहीं होता। सही कहा। और जनघनत्व में भी गाजियाबाद सबसे ऊपर है और ललितपुर सबसे नीचे। ये आंकड़े रटने के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अंदरूनी विविधता की पूरी कहानी कहते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की एक झलक, जिसमें हमने सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को भी टटोला। और ये उन सभी के लिए एक मजबूत नींव है जो इस विशाल प्रदेश को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। इन सारी जानकारियों को समेटने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि कैसे एक प्रदेश का नाम, राजधानी और भूगोल समय और जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा। हाँ। आज हम औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट सिटी और एक्सप्रेसवे के एक नए दौर को देख रहे हैं, जो प्रदेश के आर्थिक भूगोल को फिर से लिख रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले 50 सालों में हम उत्तर प्रदेश में एक और बड़े प्रशासनिक या भौगोलिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? क्या भविष्य में हमें नए मंडल, नई राजधानियां या प्रदेश का कोई नया बंटवारा भी देखने को मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।